नमस्कार मित्रों, प्यारे व्यूअर्स। ये क्लास 10th की हिस्ट्री है यूपी बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों में जो चलती है, तो उसका 10वां पार्ट है। तो पहले हम पाठ की विवेचना करेंगे, पाठ के बारे में समझेंगे, फिर पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। आपको लग रहा होगा कि अंग्रेज आसानी से भारत से नहीं गए। ठीक है, उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिससे वो विवश हो गए भारत छोड़ने के लिए। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी विवेचना करेंगे। अंग्रेज भारत सरकार के राष्ट्रीय आंदोलन को विफल कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को विफल कर दिया। आपको पता होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था एक बार, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। लेकिन उनको डर हो गया था कि अभी क्रांति की आग लोगों के अंदर बैठ गई है, फिर से आंदोलन हो सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। एक कानून बनाया उन्होंने। तो इस कानून, अगर भाई कानून कोई बना तो ये जरूर है कुछ कानून कुछ विशेषताएं होंगी। उस कानून की क्या विशेषताएं थी, बहुत मायने रखती हैं, इसको देखते हैं। तो पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। ठीक है, और इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों को शामिल किया गया, रजवाड़ों को शामिल किया गया। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हिसाब से जो भारत का कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, पहले राजा होते थे भारत में और रजवाड़े होते थे। लगभग 400-500 के करीब राजा थे, सबका अपना अलग अलग शासन था। तो रजवाड़ों को इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रहेंगे। जैसे जो केंद्र सरकार अंग्रेजों के हाथ में थी, तो उसमें जो उनका सिस्टम होता था संविधान के तहत, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें जो है रजवाड़ों के लोग भी रहेंगे, हर रजवाड़े से कोई न कोई व्यक्ति रहेगा। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए, और रक्षा विभाग, विदेश विभाग बाहर रखा गया। अंग्रेज चालाक थे, आपको पता होगा, तो उन्होंने इन दोनों विभागों को अलग रखा। से सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, क्योंकि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। जैसे आप आजकल प्रधानमंत्री की व्यवस्था देखते हैं, तो उस समय गवर्नर जनरल की व्यवस्था थी। ठीक है, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। और ब्रिटेन, कोई भी चीज़ जो जैसे भारत में गवर्नर जनरल शासन कर रहा है, तो कोई भी मामला होता था तो ब्रिटेन को सूचित करता था, यहाँ की किसी भी गतिविधि को ब्रिटेन वालों को बताता था। इस अधिनियम की भारतीय द्वारा कटु आलोचना की गई। ठीक है, सितंबर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सितंबर 1939 में। ठीक है, भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया गया। तो आगे देखिए, इसको मेन मेन बातें हम देखेंगे इसमें। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस उस समय अधिकृत पार्टी थी, जो कि ये माना जाता था कि भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब भारत की तरफ से वही पार्टी थी। उसके बाद अगला हेडिंग है, देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने युद्ध के विरोध में, चूँकि उनका ये था कि भाई हमारे भारत के सैनिक जाएंगे, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करेंगे और नुकसान भारत का होगा, कुछ फ़ायदा मिलना नहीं है, तो सत्याग्रह उन्होंने किया। तो एक प्रश्न बनता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे का चित्र बना हुआ है, आप देख लीजिए। प्रश्न पूछ सकता है कि अन्य सत्याग्रहियों के नाम लिखिए, तो लाल से इंडिकेट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता न करना। मैंने बताया था, इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, ताकि हम ब्रिटिश सेना द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें हम अपने भारत के सैनिकों को नहीं भेजेंगे, भाई हम क्यों कुर्बान होने जाएं, युद्ध तो ब्रिटेन का था। चलिए, और अंग्रेजों ने स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सर नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस नेताओं के द्वारा अंग्रेजों से स्पष्ट कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। मतलब अभी ये जो 1935 का अधिनियम देख रहे हैं, इसके तहत एक बहुत आंशिक शासन आपको दिया गया हाथ में, कि थोड़ा बहुत आपको महसूस हो कि हाँ हमारा अपना शासन है। लेकिन भारत वालों की मांग थी कि हमें पूर्ण रूप से अपना शासन चाहिए। अगले पन्ने में देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1942 ईस्वी में, कभी कभी इसका टाइम पूछ लेता है। तो बम्बई, पुराना नाम बम्बई था, आजकल इसको मुंबई कहते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस से एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस ने बुलाया मुंबई में। कभी कभी प्रश्न बनता है कि 1942 को कौन सा अधिवेशन हुआ, या ठीक है नंबर पूछ लेता है, या पूछ लेगा कि
बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस तरह से पूछ लेता है प्रश्न। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा भैया अब भारत हमारा छोड़ दो। अब भारत के लोग बैठे उस अधिवेशन में, जो अपने देश के नेता थे, उन्होंने कहा भैया अब आप लोग हमारा देश छोड़ो, बहुत हो गया। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो का नारा देना पड़ेगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भाई उन्होंने देखा कि ये तो हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, तो मेन जो नेता थे गांधी जी वगैरह, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। तो बड़े बड़े जुलूस होकर निकलने लगे, हड़ताल होने लगा। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए, छोटे मोटे नेता जो है बच गए। ये नेता अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। भाई सबको सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, सब ना, इतना लोगों को जेल में भरना भी संभव नहीं था, इतना पुलिस बल चाहिए। तो जो लोग बचे थे वो अपने काम में लग गए, लोगों को भड़काने में कि भैया चलो हम अंग्रेज शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। स्त्री पुरुष जो भी था सब शामिल हो गए, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका केंद्र था और शुरू से रहा है इस सब चीज़ों में। बिहार के गवर्नर जनरल को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी, ये कंडीशन आ गई थी। सोचिए, आंदोलन इतना तेज हो गया। हमें कभी कभी बता दिया, बड़ा शर्मनाक होता है कि हमको आसानी से आज़ादी अंग्रेज दे के गए थे। जी नहीं, विद्रोह बहुत ज़बरदस्त हुआ था। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। ठीक है। एक मंगल पांडे थे जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति में की शुरुआत लगभग उन्हीं से हुई थी। और इधर एक चित्तू पांडे थे जो कि आप देख रहे होंगे जब आज़ाद होने वाला था भारत तब इनका योगदान रहा। तो पांडे से पांडे तक, ये तो चलिए। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दिया। हजारों देशभक्त शहीद हुए। आप सोचिए, हजारों लोग शहीद हुए। 21 गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा जेल में। 21 दिन तक गांधी जी ने खाना नहीं खाया इसी विरोध में। ठीक है। और जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, इस कंडीशन का आप सोचेंगे तो आपको काफ़ी दुख होगा। गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी का की अगर डेथ होती अगर जेल में, तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते, तो अंग्रेज़ सरकार का एक दिन टिक पाना मुश्किल हो जाता। ये बात अंग्रेज़ सरकार को समझ में आ गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या हुई? अब देखिए, कुछ गतिविधियाँ साइलेंट चलती थीं, कुछ लोग अपने स्तर से चुपचाप काम करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जैसे देख रहे होंगे आप, ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहाँ एक और श्री जयप्रकाश नारायण ने काम किया। ठीक है। अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा असफ अली, इन लोगों ने काम किया। और भूमिगत रह करके, मतलब मैंने आपको कहा ना, कुछ लोग बहुत शांत से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। वो ऐसा काम करेंगे समाज के बीच रह के, लेकिन फ़ायदा देश का ही होगा, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। ठीक है। तो ये भूमिगत गतिविधियाँ हैं। तो इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर अमर रहेंगी। ऐसे युवकों में हेमू कलानी भी एक हैं। हेमू ने देखिए, हेमू के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 ईस्वी की रात्रि में रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। भाई शस्त्र से ही लड़ते अंग्रेज, गोली बंदूक ये सब जो जा रहा था उसको नष्ट करने की कोशिश किया। ठीक है। और आगे देखिए, गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इनको फांसी दे दी गई। इनकी उम्र मात्र 19 साल थी। आज 19 साल में लोग बच्चे समझे जाते हैं, लेकिन उस समय आप देखिए, कहते भैया अभी तो बच्चा है ये, है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। अब आते हैं भूमिगत गतिविधियों में। अभी मैंने जिक्र किया पीछे वाले टॉपिक में कि भूमिगत गतिविधियाँ, तो बच्चों के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर भूमिगत गतिविधियाँ है क्या चीज़। तो चलिए इसको समझते हैं। इसी बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया। भूमिगत, ये इसका मतलब नहीं कि ज़मीन के अंदर घुस करके जो है गतिविधियाँ चला रहे हैं। भूमिगत का मतलब है कि अपना काम शांत तरीके से कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बिजू पटनायक, ठीक है, आर पी गोयनका आदि ने संभाला। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता ने व्यापक सहयोग दिया। जनता ने उनको काफ़ी सहयोग दिया। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधियों में पुलों को उजाड़ना। अब देखिए, एक है ना, आप अंग्रेजों का की जड़ कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। तो किसी ने पुल तोड़ दिया, किसी ने टेलीफोन तार काट दिए, बातचीत नहीं हो गए, दो अंग्रेज आपस में बात नहीं कर पाएंगे, तो टेलीफोन तार कोई काट देता था, कोई टावर गिरा देता था। इस तरह के काम लोगों ने करना शुरू किया। तो ये भी अंग्रेजों को नुकसान एक प्रकार से पहुँचाया इसने। फिर सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई आज़ाद हिंद फौज की गठन। आप फोटो में देख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है इसमें। ये आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना शस्त्र के, देखिए ये गर्म दल के नेताओं में इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिनका मानना था कि हम जो है आज़ादी
आंदोलन करके इस तरह से नहीं, हमको लड़ाई करके लेना है। हमें जब तक हम युद्ध नहीं लड़ेंगे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने एक कभी के प्रश्न पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का गठन किया, ठीक है। और अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद जेल से छोड़ दिया गया इन्हें, ठीक है। और नज़रबंद कर दिए गए। नज़रबंद शब्द क्या है ये भी जान लीजिए। एक विशेष आवास में पुलिस पहरे में किसी व्यक्ति को बंद कर देना। लेकिन कहा जाता है कि वेश बदल करके ये वहाँ से निकल गए और काबुल होते हुए, काबुल आज अफगानिस्तान है जहाँ काफ़ी उथल पुथल चल रही है, ये जापान जर्मनी जा पहुँचे। सोचिए विदेश भाग गए। अंग्रेज़ों को लगा ये घर के अंदर हैं, लेकिन घर के अंदर अंदर ये किसी काम के बहाने जो है वेश बदल के निकल गए। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को किया। ये भी प्रश्न आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, ठीक है। जर्मनी ने बंदी बनाया था, तो वो जो है सीधे सीधे आकर के सेना, क्योंकि लड़ने का प्रैक्टिस उनको था ही, सीधे सीधे इनके उसमें आ गए। एक प्रकार से कहा जाए आज की डेट में जो इंडिया के जनरल हैं, उस प्रकार से आप कह सकते हैं सेना तैयार कर ली सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, नीचे दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने कुछ और नारे दिए थे, जय हिंद दिल्ली चलो। ये नारे कभी कभी कोट किए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको एक उपनाम भी दिया गया, सिपाहियों ना, सिपाही सुभाष चंद्र नेताजी कहते थे। जो इनके सेना के सिपाही थे वो इनको नेताजी कहते थे। तो आप जी भी सामान्य तौर पर इनको नेताजी ही कहा जाता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को। चलिए, आज़ाद हिंद फौज ने रंगून रंगून यंगून आप म्यांमार में, ठीक है, से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा, आप इस समय बर्मा का नाम इस समय म्यांमार है, पहले उसका नाम बर्मा था, ठीक है। फौज से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1940 में जापान की हार हो गई, क्योंकि जापान ही प्रकार से विशेष सपोर्टर था। जापान ही सपोर्ट कर रहा था सुभाष चंद्र बोस की इस आर्मी को, तो वो हार गया, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण समर्पण करना पड़ा। भाई जैसे ऐसे समझिए, जैसे भारत की सेना को वेतन ये सब चीज़ें मिल रही हैं, भारत विषम परिस्थिति में आ जाए तो वेतन रुक जाएगा, तो अपने आप समर्पण हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इनकी सेना थी, वो मजबूरी में उसको समर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। चलिए देखते हैं सैनिक विद्रोह क्या हुआ। सैनिक विद्रोह में सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। आपको पता होगा शासन अंग्रेजों का था, लेकिन भारतीय लोग भी नौकरी करते थे अंग्रेजों की सेना में। तो जो भारतीय लोग हमारे थे उन्होंने बगावत कर दी, भैया हम नौकरी आपकी नहीं करेंगे, हम अपने देश के साथ जाएंगे। तो जब ये बगावत कर दिया तो अंग्रेजों को इस विद्रोह पे काबू पाना कठिन हो गया। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गई। अब आगे आते हैं सन आगे देखेंगे। सन 1945 में द्वितीय ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। उसमें बड़े बड़े देश कहे थे कि भैया युद्ध में अगर ऐसा होगा तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अमेरिका वगैरह ने कहा था, तो भारत वाले कहने लगे भैया अब हमें आज़ाद करो, आप लोगों ने कहा था द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तुमको आज़ाद कर देंगे। तो लोग दबाव बनाने लगे। अब देखिए अगली टॉपिक है कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में छोटी सरकार अंदर गठन की गई भारत के। तो जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। जैसे ब्रिटेन में सरकार के बदलने का असर भारत पे पड़ता था, क्योंकि भारत ब्रिटेन के ही अधीन था। वहाँ मजदूर दल के नेता इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ये इनका मानना था कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इस परिस्थिति में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, ठीक है, और कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजी। चलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। भाई उसी के तहत बाद में नेहरू जी परमानेंट प्रधानमंत्री भी बने, आपको ध्यान होना चाहिए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 क्या है इसको जानेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। उसी में एक मुस्लिम लीग था, तो कह रहा था उसमें पाकिस्तान भारत में ही था, तो वो कह रहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। तब भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बनाए गए, दो नए ना राज्य बनाने का अंतिम रूप दिया गया।
इंग्लैंड की पार्लियामेंट कहते हैं हिंदी में संसद, ठीक है, में एक कानून पारित किया जिसे 1927 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 1927 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम प्रश्न पूछता है क्या है। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में वह यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस अधिनियम की यही विशेषता थी। आगे देखेंगे, ये सब आप पढ़िएगा। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। ये प्रश्न पूछता है कि भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन जो ब्रिटेन का गवर्नर जनरल, ब्रिटेन ने जिसको बनाया था भारत में, आज़ाद होने के बाद भी माउंटबेटन रहे भारत में। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक 1935 ईस्वी का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। अच्छा, ये कहा गया। अभी देखिए देश किस कानून से चल रहा था, कानून तो होना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो कि आप उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, स्कूलों में झंडा वगैरह फहराया जाता है। लेकिन ये और देश आज़ाद हुआ 47 में, तो 2-3 साल तक किस कानून से देश चला, तो वो कानून था 1935 का अधिनियम, जो ऊपर पढ़ाया गया आपको। उसी कानून से 3-4 सालों तक देश हमारा चला, ठीक है। भारत का विभाजन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत पाकिस्तान एक ही में था, तो भारत का विभाजन कैसे हुआ, तो इसको देखते हैं। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, वैसे हिंदू और मुसलमान राष्ट्रवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालात में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना एक आदमी था, के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र चाहिए। इस प्रकार जो है भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र बने, ठीक। चलिए अभ्यास प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1947 ईस्वी में। आगे देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है, सुभाष चंद्र बोस से। अभी जब आपने जो 15 मिनट का वीडियो है उसको अगर ध्यान से सुना होगा तो आप तुरंत उत्तर कर ले जाएंगे, ये प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब अति लघुत्तरी मतलब लेकर 1-2 लाइन में आपको उत्तर देना है इसका। सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। एक्चुअली प्रश्न ये होना चाहिए था प्रश्न था, किताबों में भी मिसप्रिंट है कि सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। तो व्यक्तिगत शब्द इसमें होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई है उसमें। तो सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है, आपको पता होगा। अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बेबस क्यों हुए, किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। यद्यपि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कई कारण हैं, लेकिन आप 3 प्रमुख कारण को लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि जो विदेशों ने वादा किया था भारत को कि भैया भारत अगर विश्व युद्ध में अगर जो है ख़त्म हो जाएगा तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत के लोगों ने दबाव बनाना, यहाँ के नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया कि भैया हमारा काम तो हो गया, अब आप अपना जो वादा किए थे निभाओ। तो लिखा है पहले पॉइंट में, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। भैया भारत को अब स्वतंत्र कर दो, ठीक है। इंग्लैंड में लेबर, दूसरा कारण था कि इंग्लैंड में सरकार बदल गई। जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय दल टाइप का इसी प्रकार इंग्लैंड में सरकार जब बदल गई, तो जो सरकार आई नई इंग्लैंड में, वो चाहती थी कि भारत आज़ाद हो। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई और उनके उपनिवेश कहते हैं जिन जिन देशों में अंग्रेजों ने अपना कैप्चर कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो वो देश इंग्लैंड के उपनिवेश कहलाते हैं। ये भी जान लीजिए आप। निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह की प्रेरणा दी और मुंबई में नौसैनिकों का विद्रोह हुआ, एक ये भी है। तो ऐसे ही कई कारण मैंने आपको बताए, जो आपको अच्छा लगे। 3 है इसमें, और से है आप उसको लिख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बताया जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, इटली है। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वो मानते थे कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई और इसी समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जो समिति बनाई, उसी समिति को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। अब दीर्घ मान होता है बड़ा बड़ा, उत्तर इसको आपको लिखना होगा। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई। सबसे ऊपर इसका उत्तर है, सबसे ऊपर जो पढ़ा है मैंने,
देखिए, सन 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। भारतीयों को खुश करने के लिए किया था, ध्यान रखिएगा। पूरी तरह आज़ाद नहीं किया था। कहा था कि यार चलो तुमको थोड़ा बहुत पावर दे देते हैं भारत वालों को इस कानून के तहत। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई, मतलब कि चलो तुम अपना ये काम अपने से कर सकते हो बिना पूछे हमसे। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देसी रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है। और है उसमें, जब आप ऊपर जाएंगे या कहीं मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1935 अधिनियम की चीज़ें पूरी लिखी हुई हैं, है ना। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप इसका दीर्घ उत्तर कर सकते हैं, जितना आप दीर्घ करना चाहें। धन्यवाद।